शुरुआत में आपके साथ मैं दीपा बाफिला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में धांधली का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में धांधली का पूरा मामला है और विश्वविद्यालय में नियुक्तियों की विजिलेंस जांच होगी। हरक सिंह के कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों की ये जांच होनी है। विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है पूरा ये मामला और इस मामले में हरक सिंह रावत की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में धांधली का ये पूरा मामला है, वित्तीय गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। और देखिए, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों की विजिलेंस जांच होगी। जो नियुक्तियां की गई उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और मानकों के तहत नियुक्तियां हुई है या फिर कोई गड़बड़ी पाई गई है, इसको लेकर हरक सिंह रावत से भी ये कहा जा रहा था पिछले दिनों भी कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर, इस पर भी लगातार नजर होगी। और हरक सिंह के कार्यकाल के दौरान ही नियुक्तियों की जांच की जानी है और विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा ही मामला है। इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती है हरक सिंह रावत की आने वाले दिनों में। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, देखिए, आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, विजिलेंस जांच नियुक्तियों की होगी। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? दीपा, देखिए, शासन की ओर से एक टीम बनाई गई थी, यानी एसआईटी जांच कर रही है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। और जांच में अब तक ये पाया गया है कि बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां, भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी हुई हैं। और 2017 से लेकर 2022 तक ये पूरा डिपार्टमेंट पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पास रहा है। तो ये जानकारी मिल रही है, जो जाँच में अभी तक सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो एसआईटी की तमाम मेंबर्स है, उसमें कार्मिक है, गोपन है, तमाम अन्य विभागों के अधिकारी हैं, यानी संयुक्त एक एसआईटी शासन स्तर पर बनाई गई थी, उसकी जांच चल रही है। हालांकि जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रबंधन के तमाम अधिकारी हैं वो जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब पूरे मामले की विजिलेंस जांच के आदेश शासन की ओर से कर दिए गए हैं और पूरा ये मामला धांधली से जुड़ा हुआ है, चाहे अवैध नियुक्ति हो, भ्रष्टाचार हो या फिर वित्तीय गड़बड़ी। तमाम ऐसी जाँच के दौरान पाया गया है कि बड़े पैमाने पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है, वित्तीय गड़बड़ी हुई है और बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। और ये पूरा मामला पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में 2017 से लेकर 2022 तक यह पूरा विभाग हरक सिंह रावत के पास रहा है। तो एक बार फिर ये कह सकते हैं कि शिकंजा हरक सिंह रावत पर कसा जा सकता है। पूरे मामले की विजिलेंस जांच के आदेश शासन की ओर से दे दिए गए हैं। तो पूरे मामले में अब शासन स्तर पर और विजिलेंस आखिरकार जो जाँच करेगी पूरे मामले की होगी। जाहिर सी बात है, मुश्किलें बढ़ेंगी हरक सिंह रावत की। ठीक है विनोद, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। श्री हेमकुंड साहिब के लिए आज पहला जत्था रवाना होगा, ये बड़ी जानकारी है। ऋषिकेश से दोपहर 12 बजे पहला जत्था रवाना हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पंच प्यारों की अगुवाई करेंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने। हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था आज रवाना होना है और ऋषिकेश से दोपहर 12 बजे का वक्त है जब पहला जत्था रवाना होगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी पंच प्यारों की अगुवाई करेंगे। पहले जत्थे में करीब 150 श्रद्धालु रवाना होंगे, ऐसी जानकारी है। और देखिए, 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने वाले हैं। उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपके सामने है, पहला जत्था आज रवाना होना है। इसी पर विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, आज देखिए पहला जत्था रवाना होगा, 22 मई को कपाट खुलने हैं और पंच प्यारों की अगुवाई सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद करने वाले हैं। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है दीपा। और महत्वपूर्ण भी है कि चारों धामों की कपाट खोल दिए गए हैं। उसी क्रम में हेमकुंड साहिब के भी कपाट 22 मई को खोल दिए जाएंगे। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह 12 बजे ऋषिकेश से पहला जत्था
जो हेमकुंड साहिब यात्रा का है उसको आज रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। और ये पहला जत्था करीब 150 श्रद्धालुओं का होगा जो ऋषिकेश से आज रवाना होगा, जिनको आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह उनको रवाना करेंगे। और ये उनका दूसरा पड़ाव जो होगा वो ऋषिकेश में होगा, यानी जो रात्रि विश्राम होगा इस जत्थे का वो श्रीनगर में होगा। तो ये मानिए कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हेमकुंड साहिब प्रबंधन की तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है, चाहे डंडी कंडी मार्ग हो, पैदल मार्ग हो या फिर घोड़ों खच्चरों की मदद से यात्री जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तमाम समय और जो मूल्य है घोड़े खच्चरों का या फिर डंडी कंडी मार्ग पर वो निर्धारित कर दिए गए हैं। और हेमकुंड साहिब में करीब 5000 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करेंगे, तो तैयारी पूरी है। उसी क्रम में आज 12 बजे ऋषिकेश से पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश पहुंचकर इस पहले जत्थे को रवाना करेंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, चाहे पैदल मार्ग हो, डंडी कंडी से जाने वाले श्रद्धालु हों या फिर पैदल जाने वाले श्रद्धालु हो, तो पूरा उत्साह इस सिख समुदाय के पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों में है। और ये मानिए कि 22 मई से उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा की भी शुरुआत विधिवत रूप से हो जाएगी, जिसके लिए आज पहला जत्था उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ऋषिकेश से रवाना करेंगे। और दूसरा पड़ाव इस जत्थे का श्रीनगर होगा, रात्रि विश्राम श्रीनगर में होंगे और उसके बाद श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे। 5000 श्रद्धालु प्रतिदिन हेमकुंड साहिब के दर्शन करेंगे, निर्धारित संख्या कर दी गई है। जिस तरह से केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री में तमाम संख्या निर्धारित की गई है। या फिर रास्ते में जो जिन पड़ावों पर रुके जाएंगे, जत्थों को रोका जाएगा, रुकेंगे, विश्राम करेंगे, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं बहुत अव्यवस्थाएं, असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल है क्या? प्रशासनिक अधिकारी बता पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हेमकुंड साहिब जो प्रबंधन की तरफ से जो तैयारी हेमकुंड साहिब यात्रा की है उसको मुकम्मल करने की बात जरूर कही गई है। हालांकि जिस तरह से केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तमाम अन्य धामों में व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे ठीक अलग हटकर प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान तमाम तैयारी कर ली गई है। यात्रा रूट्स पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की दिक्कत ना हो, तमाम खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी प्रबंधन अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है। और डंडी कंडी मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो मूल्य होगा वो निर्धारित कर दिया गया है। घोड़ों खच्चर का जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा चारों धामों के तर्ज पर हेमकुंड साहिब में भी 5000 यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो लिहाजा 22 मई से उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की भी यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। हेमकुंड साहिब प्रबंधन की तरफ से तमाम तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, ये दावा तो किया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से, लेकिन वो दावे ग्राउंड पर दिखाई देंगे, इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं को 9 जून तक करना होगा इंतजार। हरिद्वार के दोनों केंद्रों पर पंजीकरण बंद हो गया है। देखिए, बड़ी जानकारी है, अब श्रद्धालुओं को 9 जून तक का इंतजार करना होगा। हरिद्वार के दोनों ही जो केंद्र थे वहां पर पंजीकरण बंद हो गया है। बद्रीधाम के लिए 25 मई तक स्लॉट फुल हो चुके हैं, जिसके बाद अब ये जानकारी है, जो भी श्रद्धालु प्लानिंग कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, जो यात्री सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। श्रद्धालुओं को 9 जून तक का इंतजार करना होगा, इसलिए क्योंकि हरिद्वार के दोनों ही केंद्रों पर पंजीकरण को बंद कर दिया गया है। ये खबर आ रही है कि बद्रीनाथ धाम के लिए 25 मई तक स्लॉट फुल हो चुके हैं, अब 9 जून तक का इंतजार करना होगा। ये बड़ी जानकारी। पहले भी कई समस्याओं का सामना चारधाम यात्रियों को करना पड़ा पंजीकरण को लेकर। हमने देखा कि कई कंफ्यूजन की स्थिति भी उभर करके सामने आई, यात्री शिकायतें करते हुए सुने गए, नाराजगी जाहिर करते हुए देखे गए। और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी आपके सामने है चारधाम यात्रा को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर है आज की, आप कह लीजिए। श्रद्धालुओं को 9 जून तक का इंतजार करना होगा। क्या डिटेल्स हैं, लेते हैं, हमारे साथी रवि कैंथरा जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे ही चलते हैं। रवि, ये बताएं कि 9 जून तक का इंतजार इसलिए करना होगा कि हरिद्वार के दोनों ही केंद्र जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्या जानकारी है, क्यों बंद किया गया इनको, बताएं विस्तार से।
बिल्कुल दीपक, देखिए क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में श्रद्धालु इस बार उमड़ रहे हैं, उनको देखते हुए क्योंकि संख्या को निर्धारित किया गया है चारों धामों में, और ऐसे में अब जो रजिस्ट्रेशन है उसे उसी आधार पर किया जा रहा है ताकि लोग जिस संख्या के आधार पर है उसी पर पहुंच पाए। और यही वजह है कि अगर संख्या के आधार को देखें तो अब स्लॉट फुल हो गए हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन यात्रियों की संख्या तय की गई है उसी के हिसाब से स्लॉट भी मिल रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को 9 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर बात करें अगर बद्रीनाथ धाम की, तो 25 मई के बाद स्लॉट बद्रीनाथ धाम के लिए खुल सकेंगे, और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो 9 जून तक का इंतजार इसमें करना होगा, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। रिकॉर्ड श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, और ऐसे में पहले जो कंफ्यूजन की स्थिति जैसे कि आप भी कह रहे थे वो बनी थी, लेकिन अब जो यात्रियों की संख्या है, जो सीमित संख्या है, उसको सख्ती के साथ उसका पालन कराया जा रहा है। तो ऐसे में जब सीमित संख्या रहेगी तो जितने भी लोग जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अब आगे बहुत लंबे इंतजार तक रजिस्ट्रेशन फुल हो गए हैं, जो वेबसाइट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो यात्रियों की संख्या सीमित है उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा, ताकि एक दिन में उतने ही यात्री यहाँ पर आ सके। अगर ज्यादा भीड़ आती है तो किसी यात्री को वापस न लौटाना पड़े। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा में बेतहाशा भीड़ जुट रही है, वहीं चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक 45 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है, और ये तब है जब अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग मौतों की सही जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है, ये कहा जा रहा है, और अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य महकमे के पास ही अभी सही डेटा मौजूद नहीं है, और इसीलिए हेल्थ बुलेटिन जारी करने में देरी भी हो रही है। 45 मौत का आंकड़ा अभी तक का बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। सही डेटा अभी मौजूद नहीं है स्वास्थ्य महकमे के पास। चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं। चंपावत विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है, और सीएम धामी की पत्नी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सभी उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी की जीत का हर कोई दावा कर रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और पूर्व विधायक पूरन सिंह ने भी सीएम धामी की जीत का दावा किया है। सबकी तरफ से एक बड़ा मैसेज ये गया है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनने जा रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में अपने बेटे को भी चुनने जा रहे हैं, जो उनकी चिंता बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उनका अपना पुत्र अपने घर के लिए चिंता करेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक साफ संदेश गुड से है कि यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके बेटे के रूप में 100% जो है यहाँ से मत प्राप्त करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जितने मतों से इससे पूर्व में मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं उनका सबका रिकॉर्ड टूटेगा, और ये लोगों के से हमें विश्वास आ रहा है, और लोगों के उत्साह को देखते हुए है। जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको भी आस है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से विधायक बनने के बाद और हमारे काम होंगे, और उनको आशा है। इसी की वजह से जनता खुद उमड़ रही है उनके समर्थन पे। चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं। चंपावत विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है, और सीएम धामी की पत्नी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सभी उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी की जीत का हर कोई दावा कर रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और पूर्व विधायक पूरन सिंह ने भी सीएम धामी की जीत का दावा किया है। सबकी तरफ से एक बड़ा मैसेज ये गया है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनने जा रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में अपने बेटे को भी चुनने जा रहे हैं, जो उनकी चिंता बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उनका अपना पुत्र अपने घर के लिए चिंता करेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक साफ संदेश गुड से है कि यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके बेटे के रूप में 100% जो है यहाँ से मत प्राप्त करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जितने मतों से इससे पूर्व में मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं उनका सबका रिकॉर्ड टूटेगा, और ये लोगों के से हमें विश्वास आ रहा है, और लोगों के उत्साह को देखते हुए है। जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको भी आस है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से विधायक बनने के बाद और हमारे काम होंगे, और उनको आशा है। इसी की वजह से जनता खुद उमड़ रही है उनके समर्थन पे।